अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और वीडियो को जरा आखिर तक देखिएगा और अपना फीडबैक हमें जरूर दिया करें। आज भी हम बात करेंगे, बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास जिन पे तजिया भी करेंगे, जो हम आपको खबरें देंगे भी। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है, पीटीआई के लिए आज बुरी खबर है एक, उस पर हम बात करेंगे। नवाज लीग जो है, सुना कि उन्होंने टिकटों की तकसीम रोक दी, उसकी वजूहात क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पीटीआई की एक और खबर आई है जिसको पीटीआई वाले डिनाई कर रहे हैं, लेकिन वो आई एक बैरूनी न्यूज चैनल के जरिए है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा ज़हीर, आज एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं जो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, सरताज अजीज, उनकी आज डेथ हो गई और हमारा उनके साथ वास्ता पड़ता रहता था, ज़ाहिर प्रोग्राम के अंदर बुलाते रहते थे। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े नाइस इंसान थे, बड़े नफीस थे और जब प्रोग्रामों में आते थे तो वो उनको जब बुलाया जाता तो हम ऐसे प्रोग्राम में जो कहते थे जब पढ़े लिखे लोगों वाला प्रोग्राम होगा तो उसमें हम सरताज अजीज साहब को बुलाएंगे, तो वो उसमें आते होते थे। तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। और बिल्कुल आपने सही कहा। और गुज़िश्ता 10, 12, 15 साल से तो बीमार ही थे, लेकिन उससे पहले वो आते थे, एंगेज करते थे मीडिया में। और जिस तरह आपने कहा है कि वो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बिल्कुल उनकी किताबें बड़ी थी। और मुझे इसलिए याद है कि मीडिया में आने के बाद या मीडिया में आने से पहले जिस तरह हम जब छोटे थे ना, आपको शायद ना पता हो, मुझे कम से कम पता है जब हम छोटे थे तो उस टाइम साहबजादा याकूब खान एक वजीर खारजा होते थे, उसको हमने पीरोज देखते पार्टी देखते का। बड़े हुए। वो इतनी दफा वजीर खारजा बने थे, तो जब फिर हम थोड़े से प्रैक्टिकल लाइफ में आए, जॉब वगैरह शुरू की, मीडिया में नहीं आए थे पहले, तो उसके बाद से ये भी हमारे लिए साहबजादा याकूब खान ही थे, क्योंकि ये काफी एक तो एज थी, सीनियर आदमी थे और ओहदों पे बड़े अहम ओहदों पे रहे, वजीर खजाना भी रहे। तो इस हवाले से तो उनको अल्लाह ताला गरीकर रहमत करे, बिल्कुल काफी अर्से से बीमार। अच्छा, पता है जो बहुत से लोग जिन ओहदों पे रहते हैं ना, उनका फिर वहां पे बंदे को शायद लगता है कि वो ही उस पे रहे हैं। जैसे सेनेट के चेयर में वसीम सजाद बहुत ज्यादा रहे। तो मैं हाँ, कॉलेज में पढ़ती एग्जैक्टली, थी, बिल्कुल। तो हमारी टीचर, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो उन्होंने कहा कि जब सदर मुल्क से बाहर चला जाता है तो फिर उसकी जगह पे कौन सदर बनता है? तो मैंने कहा सेनेट का चेयरमैन। जो मेरी बहन थी, मैंने घर आकर से सवाल किया तो उसने कहा वसीम सजाद। क्योंकि वो वसीम बिल्कुल। सजाद इतना बनता कि उसके हाँ, जहन में सेनेट के चेयरमैन से सिर्फ ये था कि वसीम सजाद ही बनेगा। तो ये कुछ बिल्कुल। ओहदों को लेके ऐसे मामलात हो जाते हैं। अच्छा ज़हीर, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का, जिसपे जो लतीफ खोसा साहब थे वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। अच्छा, बात ये है कि पीटीआई के जो वकील आ रहे हैं उस पे, चले मैं तो जो भी तनकीद करूं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है, लेकिन सिरल अलमीडा का आपको पता होगा कि वो बहुत पीटीआई सपोर्टर हैं। उन्होंने भी 2-3 दिन से तनकीद करें कि पीटीआई के जो वकील हैं ये बगैर किसी तैयारी के जा रहे हैं और अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं, पीटीआई का केस भी। आज भी यही हुआ। अब वहां पे वो कह रहे हैं कि आपके कितने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए? जी हमने सोशल मीडिया से मॉनिटर करके। आपके पास डाटा क्यों नहीं है? वो चीज। फिर उसके बाद वो बार बार कह रहे थे इलेक्शन कमीशन से क्या मसला है, इलेक्शन कमीशन से कोई मसला नहीं है, आईजी और चीफ सेक्रेटरी से हमें मसला पंजाब, और सिर्फ पंजाब के, मतलब सिंध की बात नहीं हो रही, खैबर पख्तूनख्वा की नहीं हो रही, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, बलूचिस्तान की क्यों नहीं, अभी जरताज गुल हाईकोर्ट, पेशावर हाईकोर्ट में बैठी हुई है। तो मतलब ये मामला थे। फिर भी आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को, जबकि चीफ जस्टिस का बार बार ये कहना था इनका इलेक्शन से लेना देना कुछ नहीं, लेकिन उनके कहने पे फिर भी उनको नोटिस कर दिया गया, जवाब तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पूछा कि आपने कोई जो शिकायत जमा करो उसकी कॉपी का, उन्होंने कहा मेरे पास कोई कॉपी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा फिर इलेक्शन के बाद वो कॉपी सामने ले आएगा। ये प्रिपेयर होके क्यों नहीं जा रहे? उनसे पूछा गया कितने कागजात मंजूर हुए, उनका हमें पता ही नहीं है, जबकि चैनल्स पे चल रहा है, मुझे पता है, आपको पता है कि इनके 76% इनके कागजात जो है वो मंजूर हो गए हैं पीटीआई के, इनको पता ही नहीं है। क्या वजह है? क्यों क्यों मुझे तो लगता है जैसे वकीलों के हाथ में चीजें आ गई हैं, ये चाह ही नहीं रहे हैं कि कुछ सही काम हो जाए। नहीं, वो थोड़े से वेल मैनेज नहीं थे खोसा साहब। इस हद तक ठीक है कि सोशल मीडिया से ले लिया, स्वेच्छाहीन फिर भी नहीं है। उन्होंने पूछा कि आप जो है ना वो बताएं कि इसमें एक्सेप्ट कितनों के हुए हैं, तो उन्होंने रिजेक्ट के टोटल 600 समथिंग बता दिए थे। रिजेक्ट वाले वो उन्होंने नहीं बताए, ये बिल्कुल बात ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अच्छा, वो जो लेटर दिया, वो भी उन्होंने कहा कि हमने सोशल मीडिया से कलेक्ट किया और ये भी फिगर ठीक नहीं है। हाँ, ये भी ये बात ठीक है कि वो क्या वजह है, ये इनको पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाना चाहिए। और खास तौर पे मैंने आज एक चीज नोट की है कि खोसा साहब को काफी वो सीरियस ले भी रहे थे, वैसे चीफ जस्टिस साहब काफी सीरियस ले रहे थे, जिस तरह वो अमूमी तौर पे वो रोक टोक वाला वो जो मामला था। हाँ, लेकिन एक जगह पे आके
जहां पे वो सूबाई इलेक्शन कमीशन वाला लेटर पढ़ना चाह रहे थे बार बार, वहां पे आके बहुत दफा उन्होंने पढ़ने की कोशिश की। चीफ जस्टिस साहब ने उनको जब भी वो पढ़ने लगते थे, बल्कि आखिर में वो हंसना शुरू हो गए लतीफ खोसा साहब। उन्होंने कहा कि मेरा लेटर ये सुन लें, आप जब सुन लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि जो खुद प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन है वो मेन इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठा रहा है, या उसको एड्रेस अच्छा, कर रहा है, या ये बता रहा है नहीं नहीं, उसमें हाँ। मैं ज़हीर थोड़ा ऐड कर दूं, क्योंकि मैं प्रोसीडिंग देखी थी। वो लेटर लिखा गया था 22 दिसंबर को। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन से मिल गया है 25 दिसंबर को। तो उस वजह से ये चीज जो थी रिटर्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप हमें कह रहे हैं कि उन्होंने तौहीन अदालत की, आप हमें स्पेसिफिकली बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहाँ की है। वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी हमारी सैकड़ों के तादाद में वो शिकायत है। इलेक्शन कमीशन का वकील कह रहा था सिर्फ 30 दरखास्तें इनकी तरफ से ही हैं जो मामला निपटाए गए हैं। तो लतीफ खोसा वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनको खुद भी चीजें नहीं पता थी। नहीं थे, वो तो मैं पहले मान लिया इस चीज को, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है मुझे ये नहीं समझ आती, वो जो 22 दिसंबर वाला था वो 24 और 26 का था कि 24 को 22 को लिखा गया, 24 को मिला, या 26 को आ 25 गया। का जवाब लिख मतलब दिया आप इलेक्शन 26 को कमीशन ने दोबारा उसको। कोट कर रहे हैं कि जिसका वो जवाब दे चुके हैं, लेकिन उसके अंदर देखें अगर कोई फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई है तो उस सिलसिले में क्या ये सिर्फ कह देना काफी है इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया जी? अब इलेक्शन कमीशन ने क्या वो एक्शन किया है, किस तरह सेटिस्फाइड किया दरखास्तें है, आरओ के ऊपर नहीं। कितनी कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई हुई है उन आरओ के खिलाफ जिन्होंने अंदर कागजात नामजदगी के दौरान अंदर घुसने दिया था? इस तरह की जो कंप्लेन थी इतना आसान नहीं है। देखिए अगर आरओ के ऊपर कंप्लेन है, आरओ के ऊपर एक्शन क्या लिया है, वो फिर स्पेसिफिक करके जिस तरह वो खोसा साहब से पूछ रहे हैं ना, तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए। ये नहीं कह देना चाहिए कि उन्होंने लेटर लिख दिया जी, बस लेटर लिख नहीं दिया नहीं, तो ये लिहाजा नहीं ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि फ्लड्स ऑफ सैकड़ों की तादाद में जो है दरखास्तें जमा करवाई गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा सिर्फ 30 दरखास्तें आई हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपके जो लोग हैं जिनकी रिजेक्ट की गई कि ट्राइब्यूनल में गए हैं, उन्होंने कहा जी जी वो जा रहे हैं, देख रहे हैं हम पहले। तो चीफ जस्टिस की बात आपको याद होगा, 2013 में भी यही मामला हुआ था कि जब ये इफ्तिखार चौधरी के पास आ गए थे कि 4 हलकों में जो है उनको खुलवा के हमारे रिकाउंटिंग करवा दे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप मुतल्लिका फोरम के पास जाएं, जो प्रोसेस होता है। यही चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुतल्लिका फोरम के पास गए, ट्राइब्यूनल के पास गए, क्योंकि आप, और एक बात ये भी याद रखें कि उन्होंने कहा ये आपकी हाई कोर्ट की दरखास्त थी जो हम सुप्रीम कोर्ट में बैठ के सुन रहे हैं, जबकि अभी आईनी तौर पर हम सुन नहीं सकते हैं। तो रिलीफ इनको मिल रहा है, ये प्रिपेयर होकर जाएं। अब आईजी को भी नोटिस हो गया, अब चीफ सेक्रेटरी को भी हो गया नोटिस। अच्छी बात है कि वो जमा करवाएं अपने जवाब, और उस पे आगे आर्गुमेंट करेगी पीटीआई भी, और सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखेगी। एक चीज का ख्याल रखें कि जो इन्होंने एक तो ट्रिब्यूनल वाला कहा कि स्पेसिफिक उसमें जाए जो आपके कंसर्न है, फिर लाहौर हाई कोर्ट का भी नाम लिया था, आपको याद होगा चीफ जस्टिस साहब ने कि लाहौर हाई कोर्ट में जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के पिछले ऑर्डर के साथ जो कुछ हुआ है और जो कुछ किया गया है, आपको लगता था कि लाहौर हाई कोर्ट उसको इस तरीके से एंटरटेन करती है? और जब खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा हो तो छोटी कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में गए हो तो छोटी कोर्ट में, हाँ अगर पहले छोटी कोर्ट में जाते तो छोटी कोर्ट के ऑर्डर के साथ पिछले के साथ क्या हुआ है वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं कि जिस तरह, तो मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। उमैर नियाजी है, वो 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मियां वाली के 2 हलकों से, उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए थे। लेकिन उमैर नियाजी के कागजात नामजदगी अब ट्रिब्यूनल में जाके एक्सेप्ट हो गए हैं। अच्छा, ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट हो गया, क्या उन आरओज के ऊपर जिनके ऊपर बड़ा भरपूर तरीके से एतमाद का इजहार किया था चीफ जस्टिस साहब ने, उन आरओ से कोई जाके पूछेगा कि आपने किस बुनियाद के ऊपर इसको रिजेक्ट किया अच्छा था? ज़हीर, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। देखें अगर आप 2013 का देखें, 18 का देखें, 2008 में देखें, तब भी हमने देखा था कि बहुत से लोग थे जिनके आरओज की जाके इलेक्शन के कागजात मुस्तरद होते थे, फिर ट्राइब्यूनल में जाके उनके एक्सेप्ट हो जाते थे। ये एक नॉर्मल बात है। अगर ट्राइब्यूनल में भी ना होते तो फिर आप ये कहें, फिर आप ये कहें ने करवाने हैं, आरओ के ऊपर इस तरह के सवाल उठे। अब आप जिस तरह कह रही है खाली पंजाब में, मैं आपको बताऊं करक के अंदर एक बंदे के हवाले से फैसला आया कोर्ट के अंदर, ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर से, कि आप सिर्फ और सिर्फ खाली एफआईआर के ऊपर मुकदमा, एफआईआर के ऊपर जो नॉमिनेशन पेपर है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, जब वो कोर्ट से कन्विक्ट होगा तब कर सकते हैं, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई हुई है लेकिन वो कोर्ट के अंदर से कन्विक्ट नहीं है, वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं उठेगा। लेकिन अब वहां पे भी कौन पूछेगा? आरओ ने कल करा, आरओ ने सारा कुछ करना है। तो इतनी कंप्लेन अब ये पीटीआई नहीं कर रही, खुद जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है, जो कि खोसा साहब ने लेटर पढ़ा था। अच्छा, खोसा साहब के लेटर पढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, मैं कम से कम आधा घंटा
15 मिनट तो मैंने देखा है कि वो लेटर नहीं पढ़ पा रहे थे। एंड पे खोसा साहब ने हंसते हुए कहा कि मुझे पढ़ने दें। उसके ऊपर एक तरफ वो कहते हैं कि मैं 12 रात गए तक भी अगर आप 200 सफ़ों की चीजें भी पढ़ेंगे तो हम बैठे हुए यहाँ पे। एक तरफ तो ये है। अब दूसरी तरफ क्या है कि एक लेटर एक बंदा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, आप अपनी आर्गुमेंट बाद में उस दे दें, लेटर का 26 वाली, जवाब 24 वाली, जवाब मिल 22 वाली, चुका, उस बंदे को देखें लेटर तो पढ़ने दें। उस उस बंदे लेटर को का जवाब मिल इंसाफ जो चुका है हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसाफ जो है होता हुआ नजर आना चाहिए। किसी जिस बच्चे को भी प्रोसीडिंग दिखा देना आज की, तो वो भी पता चलेगा कि किस नहीं तरीके से कंडक्ट था। नहीं, जिस लेटर का जवाब आ चुका हुआ है उस लेटर के बारे में तो आप बात ना करें ना, जिस लेटर का लेटर का जवाब जो इलेक्शन कमीशन देखिए की तरफ एक से हो मिनट, गया हुआ है, लेटर के फिर जवाब के ऊपर ही अदालत की सवाल है ना। लेटर क्या क्या आप इस चीज को मानने के लिए तैयार है कि सुबह ही इलेक्शन कमीशन लेटर लिखता है कि ये कंप्लेंट्स है, वो 24 या 48 घंटे के अंदर किस तरह एड्रेस हो सकती है? क्या एक्शन लिया गया? आज चीमा साहब को उतारा गया था, मुझे बताएं आज चीमा साहब के लगाए हुए आरोप कैसे चल सकते हैं? जब एक बंदे को आप उतार रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर कि इसके होने से जो इलेक्शन है उसकी रिगिंग का या शफाफ इलेक्शन का अंदेशा, मतलब शफाफ इलेक्शन नहीं होगा। वैसे बाय द वे पिलदैट ने भी कहा है कि कोई 2024 का इलेक्शन शफाफ होने नहीं जा रहा। पिलदैट की मेन अखबारों में लगी हुई है, लेकिन इसके साथ उस आहत चीमे को आप उतार रहे हैं, उसके लगाए हुए आरोप कैसे चल सकते हैं मुझे बताएं ना। फिल डैड ने है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर भी बहुत से इल्जाम लगाए हैं कि वो जमहूरी वो लगाए, कहते लेकिन नहीं रही मैं है, वो सारा कुछ वो देखे ना 2024 आप की वो बात भी। कर हाँ, रहा हूँ। और फिर इलेक्शन बात यह है कि 2024 अभी का उन्होंने क्रक्स निकाला है कि कोई शफाफ नहीं होने जा रहा। ये उनके 2018 भी नहीं हुआ था ना, उन्हीं के क्रक्स के मुताबिक 2018 भी शफाफ नहीं हुआ था। तो दूसरी इसका बात ये मतलब है, है, अच्छा अच्छा आप ये कह दूसरी रही है बात कि ये है 2018 की तरह का वो क्योंकि इमरान खान के हक में था वो बुरा था, अब क्योंकि नवाज शरीफ के हक में है तो अब हम बात ना नवाशी के करें हक उसको। में भी देखें आप, नवाशी के हक में तो जो मर्जी वो उस वक्त बात कह देना। पहली बात तो ये कि आज रावलपिंडी डिवीजन का जो बैठा है बेंच लाहौर हाईकोर्ट का, उन्होंने तहरीक लब्बैक का और एक और पार्टी के लोग थे उनके रिजेक्ट किए। उन्होंने कहा कि जी ये इश्तिहारी हैं, और उस पर उन्होंने कहा है कि जो बंदा भी अदालत से मफरूर है, चाहे उसको सजा मिली है या नहीं मिली, लेकिन अगर वो इश्तिहारी है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब आप मुझे बताएं जो इश्तिहारी हैं वो भी आके कह दें कि जी हमारे कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए हैं तो इसलिए हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। इमरान खान के ऑफिस जो लेके गए हैं ताइद कुनिंदा तजवीज कुनिंदा उस हल्के के नहीं है, तो वो भी कह दें जी ये हमारे साथ ज्यादती होगी। ये तो फिर अब एक गलत प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है। जो इश्तिहारी हैं उनके रिजेक्ट होंगे उसके ऊपर आप ये कह देंगे कि जी ज्यादती होगी उनके साथ। नहीं वो इश्तिहारी हो गए तो वो एयरपोर्ट के ऊपर आगे साइन भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इश्तिहारी की आप बात कर रही है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जिसके खिलाफ FIR कटी हुई है, जिस तरह मैंने करक वो के उस बंदे रियासत के की खिलाफ बगावत है, 9 मई रियासत के खिलाफ बगावत है, ऊपर FIR कटी हुई है, वो तो खैर गद्दारी के मुकदमे भी चलते रहे 2002 में, 2000 उसमें पता नहीं कभी लेकिन क्या इसका रहा चेकिंग केस और इस तरह किजन बगावत केस और किसी पता ने नहीं क्या की, केस, ये केस इस किस तरह की तरह बगावत आते हैं किसी किस ने तरह नहीं जाते हैं की, ये आपको भी पता है। और इस तरह मैं की आपको बताऊं, बगावत किसी ने नहीं की हुई इस पाकिस्तान के अंदर, ये जी पहली जी दफा हुआ है। मैं जरा मुझे GHQ थोड़ा के सा ऊपर एक सेकंड, अटैक, कोर कमांडर्स मैं के ऊपर अटैक, ये एक सेकंड पाकिस्तान ऐड में कर पहले दूं किसी ने जरा, नहीं किया हुआ। एक जरा सा ऐड कर दूं कि ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी के खिलाफ FIR है, चले इश्तिहारी को 2 मिनट के लिए साइड पे कर देते हैं, उसका फैसला जो भी है वो कह अच्छा रहे हैं। फिर खैबर पुख्तूनख्वा के ऊपर इतराज क्यों नहीं कर रहे, सिंध पे क्यों नहीं कर रहे, तो ये करक बलूचिस्तान पे कहाँ क्यों पे नहीं है? कर रहे? करक वाला कहाँ पे नहीं, है? लेकिन लतीफ खोसा बात ही नहीं कर रहा है खैबर पुख्तूनख्वा की, वो सिर्फ पंजाब की देखिए बात कर रहा है। उसके उसका उसका उसके बच्चे वो अपने अपने ट्रिब्यूनल में गए हैं कि नहीं गए हुए? सिंध वाले अपने ट्रिब्यूनल में नहीं, गए जब हुए, वो उसने वहां पे गए चीफ हुए। जस्टिस ने सुप्रीम पूछा है, कोर्ट में ये आप इसलिए आए हैं चीफ कि इनका जस्टिस ने केस था, पूछा है, इनका बच्चा भी चीफ लड़ रहा है, इनका जस्टिस ने बच्चा पूछा गिरफ्तार है, हुआ था, लेवल प्लेइंग फील्ड चीफ की बात जस्टिस हुई ने थी, पूछा है, सुप्रीम चीफ कोर्ट ने जस्टिस ने पूछा है, फैसला ये सुनाया था बात तो लेवल प्लेइंग पीटीआई की फील्ड कर देने रहे का, हैं ना, तो इधर ही आना है ना। बात तो पीटीआई की कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने पूछा है कि आपको खैबर पख्तूनख्वा और उसमें बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा वहां कि के नहीं पंजाब का। कंप्लेंट्स वहां के अच्छा फोरम पे गई नहीं है। अच्छा, चीफ अब जस्टिस साहब हम एक तरफ कहते हैं कि आप मुतलका फोरम में जाए, दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि उधर उधर वो तो वो वाले भी कह आ रहे जाए, ये थे वाले कि भी इधर आ जाए। हमें बताएं खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ करना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सिर्फ आप IG पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाएं। अच्छा, दूसरी बात हम आ जाते नहीं हैं, अगर उनका मुतालबा गलत था फिर उनको नोटिस क्यों दिया? जो जो चीफ जस्टिस दिया साहब ना या मौजूद उन्होंने, जज देखें फिर मसद भी एहतराम उसने वो कहा, इतने इतने ज्यादा कहते हैं कि उसके चीफ मुतलका जाए, जस्टिस हम आपकी बात नहीं मानेंगे, फिर नोटिस क्यों चीफ जारी किए हैं? जस्टिस नहीं, चीफ नोटिस क्यों जस्टिस ने जारी कहा किए हैं? कहा है चीफ जस्टिस ने कि इस मौके के ऊपर हमारी तरफ से नोटिस जाना बनता नहीं है, लेकिन हम आपकी हर ठीक है, बात को सुनते हुए हम फिर भी नोटिस जारी कर देते हैं। यानी कि वो उनको हर हद तक रिलीफ दे रहे हैं, इसलिए कि कल को वो ये हर ना हद कहें तक कि मैं रिलीफ सुप्रीम जब कोर्ट से भी मिलेगा लेवल उसके प्लेइंग बाद फील्ड। करेंगे, जब ये अपना फाइनल अभी कंक्लूजन इसकी अभी भी निकलेगी। अभी भी अभी तक मुतल्लिका जब फोरम इन्होंने के, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला जब इन्होंने पेशावर हाईकोर्ट का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, जब शाम को अदालतें खुली थी आपको याद है, और उन्होंने कहा था कि लाहौर हाईकोर्ट कोर्ट के फैसले को हम कलअदम करार देते हैं, उस फैसले के अंदर उन्होंने सबको एड्रेस किया था। वो चीफ सेक्रेटरी था, वो IG था, सबको एड्रेस किया था। अब जिन जिनको एड्रेस किया था उनको बुलाना पड़ेगा,
ये नहीं कहा जा सकता कि उस इलेक्शन कमीशन का काम है, वो उनका केस अभी काम नहीं चलना है, है, उनका काम वो नहीं है, केस फलाने अभी का काम चलना है। फिलहाल उन्होंने सिर्फ जो रोका था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी करे, इलेक्शन डिले नहीं होंगे, सिर्फ इस हद तक था। केस अभी चलना है, वो आरओज वाला, वो केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, दूसरा हम आ जाते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की एक स्टोरी आई है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने स्टोरी की है कि जी जो गौहर खान है वो गए हैं और उन्होंने आईएमएफ को कहा कि हम अपनी सपोर्ट जो है वो वापस ले रहे हैं, हम आईएमएफ के प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। पहली बात तो ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो तो आप तो आ ही नहीं रहे, तो आपके उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात है कि अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करते हैं और आप इक्तदार में आ जाते हैं, आप आईएमएफ के बगैर अगला बजट भी नहीं दे सकते हैं। याद होगा कि पहले भी आईएमएफ के पास नहीं जा रहे थे, वही अपने जो सस्ते नारे थे वो बेच रहे थे, फिर असद उमर को इनको निकालना पड़ा था एज अ वजीर खजाना के ये देर से वहां पे क्यों गया है। तो आईएमएफ, और जब ये स्टोरी सामने आई है, नुसरत जावेद ने इस स्टोरी पे बात की। वॉइस ऑफ अमेरिका बाय द वे एंटी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर वो मानी जाती है वेबसाइट, और इसको पाकिस्तान में बैन भी किया हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नवाज लीग की हो गई या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको करने के लिए। लेकिन गौहर खान जो है वो इसके बाद उन्होंने इसकी तरदीद कर दी, वो कहते हैं नहीं जी हमने तो ऐसी कोई बात की नहीं। तो वॉइस ऑफ अमेरिका झूठ बोल रहा है या गौहर खान झूठ बोल रहा है, जब ये सामने चीज आ गई है? तो देखिए, मेरे ख्याल में वॉइस ऑफ अमेरिका ने शायद ज़राए करके लिखी है, या ज़राए ट्राई करके करके नहीं कौन सी लिखी, स्टोरी है, स्टोरी है, बाय स्टोरी लाइनर है? है, अच्छा, बाय इसमें लाइनर है। जिस तरह अभी आप कह रही थी ना कि जो 22 तारीख का लेटर लिखा हुआ, जब 26 पे जवाब आ गया तो फिर वो 22 बनता नहीं है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका के बाद अगर एक बंदे ने खुद तब्दील कर दी है कि मैंने इस तरह की बात ही नहीं की, तो उसके ऊपर नहीं बनता। लेकिन मेरा अपना एक अपना भी सवाल है। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने जब तरदीद की है ना, तरदीद में उन्होंने कहा है कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, साथ उन्होंने कहा कि मेरी खबर को उन्होंने गलत पेश किया। ये दो मुख्तलिफ चीजें ये दो मुख्तलिफ ये चीज, दो इसका मुख्तलिफ चीजें। मतलब अगर इसका या मतलब तो ये है जब कि आपकी मुलाकात हुई है। जब आपकी मुलाकात नहीं हुई तो फिर कौन सी ऐसी चीज थी जो गलत करके पेश की है? फिर इसका मतलब है कि मुलाकात हुई है, और मुलाकात अगर हुई है तो फिर आपने क्या कहा था वहां पे? अब आप उससे पीछे क्यों हटें? ये बहुत सा भी बता सकता ये तो फिर सवाल है। और दूसरी तब्दील बात करने ये की है कि देखिए, फिर जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आप हुकूमत में भी आते हैं तो आपको आईएमएफ की जरूरत पड़ेगी। ये बात आप भी एज अ सहाफी जानते हैं, मैं भी एज अ सहाफी जानती हूँ कि हमारी जो बैरूनी अदायगी हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सस्ते नारे यहाँ नहीं बेच सकते कि हम कशकोल तोड़ देंगे तो फलानी कर देंगे, जरूरत पड़ती है आपको। लेकिन जो पहले इन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया था, जैसे जब इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, वो सब कुछ कहते, तो आईएमएफ ने सस्पेंड कर दिया था आपका एग्रीमेंट, फिर दोबारा से सारी चीजें रिवर्स। तो ये अपने ताल्लुकात खुद ही दूसरे फोरम और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो गलत बना रहे हैं। कल को फिर जब वो आपके मामलात उनके साथ खराब होंगे तो आप विक्टिम कार्ड वहां नहीं खेल सकते, क्योंकि आईएमएफ आपका विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देगा। तो मेरे ख्याल में अगर मुलाकात की है, क्या आपने बात की, आपको साफ सामने कहना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी चीज को, जैसे कि आपने पकड़ा उनकी ये बात कि मैं मिला भी नहीं, वो नहीं हुआ। अच्छा, अब आते हैं नवाज लीग की तरफ, उनकी टिकटॉक की तरफ। ये भी एक स्टोरी आ जाई है एक वेब चैनल के ऊपर, और बाईलाइनर है उनका कहना ये है कि जी नवाज लीग ने अपनी टिकटॉक की जो तकसीम है उसको रोक दिया, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि शायद इलेक्शन डिले हो रहे हैं। तो डिले हो रहे हैं तो जो हमारे अंदर टिकटॉक की तकसीम में कुछ प्रॉब्लम है, जो हमने बहुत दफा डिस्कस किए हैं, रोहेल अस्कर वाली सीट है, तलाल चौधरी वाली सीट है, अलीम खान के मुकाबले में बंदा लेके आना कि नहीं आना, उधर तारिक बशीर चीमा जो है वो सीट एडजस्टमेंट चाह रहा है। अच्छा, इस तरह पीपल्स पार्टी जाती उमरा गई है, वो चाह रही है कि NA 117 के ऊपर, NA 127 के ऊपर खड़ा है ना बिलावल जरदारी, 127 पे है ना, हाँ, जो खड़ा है, तो नवाज लीग वहां पे सीट एडजस्टमेंट कर ले तो हम शहबाज शरीफ के लिए कराची में सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो बात यह है कि उन्होंने रोक दिया गया है, इस वजह से वो नहीं जा रहे। लेकिन मेरी कुछ अंदरूनी नजराए से जो मेरी अपनी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, इलेक्शन जो है 8 फरवरी को ही होंगे, नवाज लीग पूरी तरह से तैयार। अच्छा, ये बात सुहेल वड़ाइच ने भी बाय द वे आज एक इंटरव्यू में कही है कि नवाज लीग जो है वो चाहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। मौलाना फजल रहमान बार बार ये बात कह रहे हैं कुछ दिन आगे, लेकिन कह रहे हैं कि ये सुहेल वड़ाइच की खबर है कि नवाज लीग चाह रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा जी आपको टिकट की जो है वो नजर आ जाएंगे इस हफ्ते, तकसीम उनकी भी, उनका काम मुकम्मल हो चुका है, और 13 जनवरी से इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी जनवरी से? 13 जनवरी से? 13 जनवरी से। 13 जनवरी। अच्छा, इसमें शनीला 2-3 चीजें हैं। बिल्कुल, जो हम पहले बात करते रहे हैं, कल पीपल्स पार्टी ने, जो निसार खोड़ो ने टॉक किया वहां पे, उसने भी आज डॉन की स्टोरी लगी हुई है पूरी उसकी टॉक के ऊपर। तो हम पहले बात करते रहे कि मौलाना फजल रहमान से, आपको याद होगा मैंने परसों भी कहा था, या कल कहा था, या परसों कहा था कि मौलाना फजल हमने रहमान 2-3 साहब दफा से, इस पर डिस्कस किया कि हाँ, वो मौलाना फजल डिले रहमान है। साहब से पूछना चाहिए, ये मैंने कहा था। और यही वाला सवाल उठाया खोड़ो ने कल
कि मौलाना फजल रहमान साहब से नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं पूछते और नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं। और उन्होंने अपनी टॉक के अंदर ये कहा है कि शायद मौलाना के पीछे नवाज शरीफ साहब है। अच्छा, रात को आपको याद होगा कल रात को मौलाना अच्छा, असदुर रहमान को भी मौलाना मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे पे नवाज शरीफ नहीं गए हैं, जरदारी साहब गए। हाँ, एक वो गए रात को याद हो नहीं, चले जरदारी साहब के साथ तो शायद उनका उस तरह का टर्म ना हो ना इन दिनों में, लेकिन रात को नवाज शरीफ साहब मौलाना असदुर रहमान को एक हुकूमत की तरफ से, सेक्रेटरी वगैरह की तरफ से एक थ्रेट अलर्ट मिला है कि आप जहां भी जाएंगे आप वो बहुत ही एहतियात के साथ जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। जराए अब इस्लामाबाद के ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को हारने का डर है, इस वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन हमारे अपने प्रोग्राम में कल हाफिज अब्दुल्ला साहब आए हुए थे, वो उस चीज को बड़ा सीरियस ले रहे थे, वो सीरियस ले रहे थे। और मौलाना असदुर रहमान की उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद मौलाना असदुर अच्छा, रहमान आज वाला ये आ गया। मोहसिन दावर पे भी फायरिंग हुई है, उनकी बुलेट प्रूफ हाँ, गाड़ी थी जिसकी वजह से वो बच गए हैं। ट्राइबल एरिया में उन पे भी नामालूम लोगों ने फायरिंग की है। की है। लेकिन इस सारे मामलात के ऊपर ज़ाहिर है जब भी कोई इस तरह के शक के बादल आते हैं तो उसको सारे मिलके ही उसको हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में पीएमएल इमरान खान साहब तो अंदर है, जरदारी साहब चले ठीक है, नवाज शरीफ साहब को इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि वो फजल रहमान साहब से पूछें कि आपको कहाँ का थ्रेट है, उसके अंदर क्या उसका अच्छा, मदावा किस तरह से हो इसमें सकता है ताकि हाँ, इसमें थ्रेट की बात देखिए, मदावा तो इस मुल्क के अंदर किसी भी वो हो नहीं सकता और ना हिफाजत की कम जा से कम सकती है। आप बेनजीर जस्टिस तो का देते हैं वाकया, ना, हाँ, खामोशी तो नहीं होती, जस्टिस बेनजीर, तो देते हैं सीला। हाँ, लेकिन ये बात यह है कि नवाज लीग के अंदरूनी जराए भी, और मैंने आपको सुहेल वड़ाइच की भी खबर दी, आपको पता है कि सुहेल वड़ाइच को इतने नवाज लीग के उन्होंने भी कहा कि नवाज लीग भी चाहती है 8 फरवरी को। और आपको याद होगा कि नवाशी ने जो आके मीडिया पे टॉक की थी, उसी लाहौर हाई कोर्ट का फैसले भी उससे एक दिन पहले आ गया था। तो मैंने आपको कहा था कि ये इसीलिए आए हैं कि इलेक्शन आगे ना जाए 8 फरवरी से। कल सलीम सहाफी ने जो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में 1 या 2 दिन पहले बात करते हुए कहा कि दाइश की हिट लिस्ट के ऊपर मौलाना फजल रहमान है और दाइश हाँ, ये आज अफगानिस्तान भी के अंदर मैंने किसी ऑपरेट का कर रही है। सुन रहा था, मैं किसी साथी को ही सुन रहा था कि वो दाइश का नाम आ रहा है, दाइश का उधर नहीं है, यानी तालिबान वगैरह का नहीं तालिबान है। में दाइश, और दाइश, दाइश हाँ, ये अफगानिस्तान में, हाँ, दाइश अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही है। और मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ना करे किसी सियासतदान के साथ कोई भी ऐसा हादसा हो, कोई भी जो सियासतदान हो और सियासी ट्रांजिशन बड़ी स्मूथली हो, क्योंकि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे भी किसी लेकिन हादसे हाँ, में हमने और बेनजीर इसमें का दफा एक चीज देखा मैं था। ऐड करता चलूं कि हम लोग जो है इधर से उधर, अगर किसी को अब माहौल इतना पोलराइज हो चुका है कि किसी को कुछ सीरियस किस्म का थ्रेट हो, कुछ सीरियस किस्म के मसाइल भी हो ना, तो हम उसको हंसी में, मजाक में या एक मैंने कंस्पिरेसी के ये, जरिए दूसरी तरफ उड़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ, मैं इस चीज को एड्रेस, जिस तरह खासतौर पे मौलाना असदुर रहमान का रात को हुआ, उनको थ्रेट अलर्ट जारी हुई है, तो इस तरह का, क्योंकि वो कहते हैं ना टाइम फिर दोबारा नहीं आता अगर इसका कोई वो सदेबाप ना किया जाए। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मैं भी कुछ दिन पहले एक दावत में थी जिस दिन मौलाना फजल रहमान के ऊपर अटैक हुआ था। तो कुछ लोग थे जो पीटीआई के सपोर्टर थे, तो वो आगे से हंसना शुरू हो गए कि हमला भी ठीक तरह से नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि जो भी हम जब बेनजीर का हुआ था तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि हाँ, ये हर दफा इस पे हमला होता है और ये बच जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें खबर मिली कि बेनजीर शहीद हो चुकी हुई है। तो सियासतदान जो होता है वो नहीं, इसमें इकाई इस बिल्कुल तरह होता है कि बिल्कुल वो अच्छा, अपने इसमें सपोर्टर दो, को जोड़ के रखता है। अगर किसी सियासतदान को, चाहे वो इमरान खान भी हो, किसी भी हाँ, सियासतदान को जब कुछ होता है तो उसके सपोर्टर फिर बदजन हो जाते इस मुल्क से और इस सिस्टम से। तो सबको इसमें जोड़ के रखना चाहिए। इसमें मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी के हवाले से जो बातें हुई थी, उसके ऊपर एतजाज एहसन जैसे बंदे को भी माजरत करनी पड़ी थी। फिर इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, वो जनरल हमला था, उसके ऊपर भी मजाक उड़ाया गया। फिर आपने उनका बेनजीर भुट्टो वाले जो आपने मिसाल दी है वो भी है, और फजलुर रहमान साहब को भी, या पहले एएनपी के देख लें, वो बेचारे कौन कितने हाँ, मतलब बंदे उनके मुंह जा चुके हैं। तो ये उनके सीरियस है, इसके उनकी ऊपर तो मेरे ख्याल में। आप ये देखिए कि जो उनके वजीर इत्तलात थे, उनका तो बिल्कुल इकलौता बेटा था और उनकी फैमिली में कोई और मर्द नहीं था, उनका इकलौते बेटे की होगी थी। और उसके अलावा और भी हमने बहुत सी एएनपी को तो बहुत लाशें हमने उठाते देखा हुआ है। तो ये सीरियस मसला है। मेरे ख्याल में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको इस मसले को देखना होगा और मौलाना फजल रहमान को पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जो उसको चला सके। और इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए टाइम के ऊपर, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। क्योंकि मौलाना साहब को ये बात याद रखनी चाहिए कि आगे अगर इलेक्शन हो भी गए तो ये सिक्योरिटी के खतरात तो रहेंगे जब तक इनके खिलाफ भरपूर एक्शन नहीं हो जाता। ये खत्म नहीं हो जाते। तो इलेक्शन टाइम पे हो जाना चाहिए। अब कल हम दोबारा जी फिर मुलाकात होती है, देखते हैं कि कल तक सिचुएशन क्या बनती है, क्योंकि बहुत से मुकदमात जो है वो चल रहे हैं।
कल शायद वो नाहली वाला केस जो है, ताहियात नाहली वाला, उसकी डेट क्या है, किस तारीख को लगना है? 7 जनवरी है शायद। ताहियात नाहली वाला कल तो नहीं है, कल है शायद, मेरा कल ख्याल है, है कि कल है। ठीक। हाँ, तो या कल है जो या 6 को है। हाँ, और जो आईजी और चीफ 6 को सेक्रेटरी नहीं होगा, उनको 5 लेवल, को होगा, 6 को तो खैर वो हाँ, क्योंकि जो आईजी है आज भी जी, जब वो अगली डेट दे रहे थे ना खोसा साहब को, तो उन्होंने मेंशन किया चीफ जस्टिस साहब ने कि आप 8 जनवरी कर लें मंडे, क्योंकि कल हमने वो दूसरा वाला केस सुनना है, वो सही मेंशन सुन, कर रहे थे। ठीक। क्योंकि ये सारे केसेस जाहिर है इलेक्शन से पहले इन सारे प्रोसेस को जो पूरा करना है, तो जो भी उसमें डेवलपमेंट होंगे हम जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। हमें इजाजत दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।